सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 विज्ञान में अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है उत्प्रेरक। कल जैसे अपन ने जो चर्चाएं की थी लास्ट में रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी ली थी पिछले पीरियड में। रिडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है उसके अपन ने उदाहरण भी लिए थे। और ऑक्सीकरण अपचयन जो है सामान्य परिभाषा से ऑक्सीकारक अपचायक से और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन ने उसको समझाने का प्रयास किया था। अब अपन आज लेते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या चीज होती है, उत्प्रेरक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब संपन्न करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा करने के लिए अपन उस अभिक्रिया में कुछ पदार्थों को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो वो पदार्थ वहां पे अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर देते हैं या अभिक्रिया के वेग को ज्यादा कर देते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार कि हमें कम करना या ज्यादा करना है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है या कम करना है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक करने के लिए काम में आते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। या अपन यह कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक करने के लिए काम में आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने के लिए काम में आते हैं। और अभिक्रिया की समाप्ति पर यानी अभिक्रिया जब बंद होती है तो वो जो उत्प्रेरक आपने डाला, जो पदार्थ आपने डाला, वो वैसा का वैसा क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को अपन उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो क्रिया होती है यानी जो रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। जैसे यहाँ से परिभाषा आ गई उत्प्रेरण की कि उत्प्रेरण क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हो, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हो, उन अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये KCl 2KCl प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें टूट जाएगा? ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे अभिक्रिया धीमी गति से होती है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए इसमें कोई रासायनिक पदार्थ क्या होगा? डाला जाएगा। और यहाँ पे काम में आने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो होता है आपके MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 जब डाला जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड जब डाला जाएगा तो अभिक्रिया का वेग थोड़ा सा क्या होगा? पहले से बढ़ जाएगा और आपको उचित मात्रा में O2 गैस क्या होगी? प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार वनस्पति तेल जो होता है उसका अपन करवाते हैं हाइड्रोजनीकरण और इसके लिए अपन काम में लेते हैं Ni जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे काम में लेंगे जिससे वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। तो निकल यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसका मतलब उत्प्रेरक जो होगा, जैसे आपने ऊपर दिखाया यहाँ पे, आप चाहे तो इसको इसके साथ भी दिखा सकते हो, KClO3 प्लस लगा के यहाँ पे लिख सकते हो, यानी MnO2 को आप कोष्टक में लिख सकते हो। और अभिक्रिया की समाप्ति पर यहाँ पे क्या करेंगे? MnO2 कोष्टक के बाद अपन कोष्टक में भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो आपको वैसा का वैसा क्या होगा? प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया की समाप्ति पर इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, ये वैसे के वैसे रूप में हमें क्या होगा? प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को
अपन उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, जैसे राजेश और सुरेश, मान लो ये दो बच्चे, इनके आपस में अच्छी बन रही थी पहले, परंतु किन्हीं कारणों से थोड़ी सी क्या होगी, बिगड़ गई। किन्हीं कारणों से थोड़ी सी क्या होगी, बिगड़ गई। अब जैसे ये अमन है, इसको पता है कि दोनों में कुछ अच्छे संकेत नहीं है, यह चाहता है कि दोनों में लड़ाई हो जाए, यह चाहता है दोनों में लड़ाई हो जाए। तो यह क्या कहता है, राजेश और सुरेश को क्या करेगा, ये जैसे वो राजेश को बोलेगा कि तेरे बारे में सुरेश ऐसे कह रहा है, सुरेश को बोलेगा तेरे बारे में राजेश ऐसे कह रहा है। दोनों के बीच में खींचातान हो गई और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे फाइटिंग होती है, आके हमें बोल देता है कि सर वहां पे देखो दो बच्चे लड़ाई कर रहे, कौन कौन लड़ाई कर रहे, भाई बुला के लाओ उनको। तो इसका मतलब अभिक्रिया किसने करवाई, अभिक्रिया जैसे स्टार्ट तो थी, हल्की हल्की गर्मा गर्मी तो की थी, यानी उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं करेगा, पहले से प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। इसका मतलब राजेश और सुरेश के बीच में थोड़ी अड़बड़ थी, गर्मा गर्म माहौल था, और अमन ने क्या किया, उसका फायदा उठाया और दोनों को बका कर लड़ाई करवा दी। अब अभिक्रिया ने लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद में ये आके हमें बोलता कि वहां पे बच्चे लड़ रहे, अब हम दंड किसको देंगे, राजेश और सुरेश को देंगे, अमन का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब अमन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, अर्थात इसने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, इच्छित परिवर्तन कर दिया, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य कर दिया। इसका मतलब ये चाहता तो अभिक्रिया को धीमा भी कर सकता था। इसका मतलब दोनों यदि लड़ रहे थे, ये पूछ गया तो कहता भाई दोनों एक क्लास के बच्चों से नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की क्रिया तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब दोनों प्रकार की ये क्रिया क्या कर सकता है, संपन्न करवा सकता है। तो उत्प्रेरकों को उनकी क्रिया के आधार पर या अवस्था के आधार पर इनको अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और उसके बारे में अध्ययन है वो किया जा सकता है। तो उत्प्रेरक की अवस्था के आधार पर अपन इसको सामान्यतः इनकी क्रिया और अवस्था के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इसका जो अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं, ठोस द्रव्य गैस के आधार पर अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण, समांगी और विषमांगी। तो समांगी उत्प्रेरण क्या है, तो अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरण या समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक क्रियाफल या उत्पाद कह सकते हो, और उत्प्रेरक यदि समान अवस्था में हो, समान भौतिक अवस्था में हो, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, क्रियाकारक यानी अभिकारक और उत्पाद तीनों समान अवस्था में होते हैं, तो इस प्रकार की क्रियाओं को अपन समांगी, यानी इस प्रकार के उत्प्रेरक को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। और जो क्रिया इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हुई उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण, यानी समांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अपन ये कह सकते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिक्रिया कारक जो है दोनों समान अवस्था में हो, यानी मेन तो अभिकारक और उत्प्रेरक की बात है, दोनों यदि समान अवस्था में हो तो इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण के नाम से जाना जाएगा, और जो पदार्थ यहाँ पे भाग लेगा इसका नाम होगा समांगी उत्प्रेरक के नाम से जाना जाएगा। जैसे एथिल एसीटेट CH3 COO CH2, इसके बीच में मान लो क्रिया करवाई जा रही है, इसको गर्म किया जा रहा है, CH3 COO CH3, इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। और आपने इस अभिक्रिया में, यानी इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, यानी जो इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, पानी के साथ में करवा रहे हैं। किसके साथ में करवा रहे हैं, पानी के साथ में। तो यहाँ पे ये लिक्विड अवस्था में पानी भी, ये भी किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। इसमें अपन ने जलीय विलयन के रूप में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, ये हो गया प्लस H2O, ये हो गया HCl, ये हो गया AQ, ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। दोनों तीनों किस अवस्था में, दोनों लिक्विड अवस्था में। और अभिक्रिया के पश्चात क्या बनेगा,
एसिटिक अम्ल बनेगा CH3COOH प्लस, यह भी किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। और साथ में क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल CH3 या C2H5 सीधा लिख सकते हैं हम, C2H5OH, यह भी किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। इसका मतलब ये सभी समान अवस्थाओं में है। तो इस प्रकार के क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार शेष कक्ष विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का अपन निर्माण करवाते हैं, गंधक अम्ल का जो क्या करते हैं, निर्माण करवाते हैं, तो अभिक्रिया में अपन उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, SO जो 3 है सल्फाइड, उसकी क्रिया किससे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस इसकी क्रिया अपन किससे करवाते हैं, O2 से करवाते हैं। यह भी गैसीय अवस्था में, यह भी गैसीय अवस्था में। अब अभिक्रिया में क्या डाला अपन ने, NO डाला, यह भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, शुरू में SO3 का निर्माण होगा, यह भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब जो SO3 बनेगी वो SO3 क्या करेगी, क्योंकि पानी की भाप भी साथ में है, यहाँ पे पानी की भाप साथ में होगी, तो SO3 क्या करेगी, H2O से क्रिया करेगी और क्या बना लेगी, H2SO4 का निर्माण कर लेगी। और साथ में लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको NO वापिस प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब आपने NO डाला उत्प्रेरक के रूप में, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में, O2 गैस अवस्था में, SO3 भी गैस अवस्था में। तो शेष कक्ष विधि से जब अपन H2SO4 का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया में जो SO3 का निर्माण होगा। यहाँ तक जो अभिक्रिया ये हो रही है, ये जो समीकरण बना यहाँ पे, इस समीकरण में अपन देख रहे कि यहाँ पे NO और SO2 और O2 तीनों की गैसीय अवस्था है। ये गैसीय अवस्था होने का मतलब अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, समांगी होगी। तो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला यदि क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों यदि एक ही अवस्था में होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण के नाम से जाना जाएगा। दूसरा आता है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी का मतलब होता है अभिकारक और उत्प्रेरक की समान अवस्था नहीं हो, अर्थात इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो इस प्रकार की क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से जानेंगे। और उत्प्रेरक कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरक। तो अगला हो गया विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक इसमें देंगे जिसमें जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व क्रियाकारक समान अवस्था में नहीं हो। इसका मतलब इनकी भौतिक अवस्थाएं कैसी हो, अलग अलग हो। जैसे कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई क्या गैस है। इसका मतलब जैसे ठोस होना चाहिए या गैस होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब भौतिक अवस्थाएं एक से नहीं है। जैसे क्रियाकारक मान लो गैस है तो उत्प्रेरक मान लो ठोस हो गया, क्रियाकारक मान लो ठोस है तो उत्प्रेरक मान लो गैस हो गया या लिक्विड हो गया। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से जानी जाएगी। और इस प्रकार के उत्प्रेरक को अपन बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। तो जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और अभिकारक की भौतिक अवस्था एक से नहीं होती, वो क्या कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हेबर विधि से अपन जो अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो हेबर विधि से अमोनिया का जब अपन निर्माण करेंगे तो लोहे का बूरा क्या करते हैं, अपन काम में लेते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2, N2 किस अवस्था में, गैस में, H2 किस अवस्था में, गैस में। अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे, यहाँ पे डालेंगे Fe और बनेगा 2NH3। यहाँ पे साथ में MO भी क्या करते हैं, अपन काम में लेते हैं। MO का यहाँ पे रोल अलग है। तो यहाँ पे देखिए तीनों किस अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में, ये गैस है, उत्पाद भी गैस है, परंतु जो आपने उत्प्रेरक डाला वो किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। उत्प्रेरक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो उत्प्रेरक और क्रियाकारक दोनों की अवस्थाएं सेम नहीं है, दोनों की अवस्थाएं एक से नहीं है। तो इस प्रकार की क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से जानेंगे। या उत्प्रेरक को अपन बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। यानी लोहे का जो बूरा डाला वो ठोस अवस्था में था, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है, तो अभिक्रिया क्या होगी, विषमांगी कहलाएगी। और उत्प्रेरक भी क्या कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। इसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण ले सकते हैं।
वनस्पति जो तेल होते हैं उनसे अपन वनस्पति घी बनाते हैं। तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, तेल किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। प्लस इससे क्रिया किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन से। H2 ये किस अवस्था में? गैस अवस्था में। और यहाँ पे क्या डालते हैं? Ni निकल, वो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और क्या प्राप्त हुआ? वनस्पति घी। तो वनस्पति घी ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो जैसे देखिए अपन जैसे डालडा घी होता है, देखा होगा आपने, देसी घी होता है, वो भी देखा है। सुगंध से कई लोग कहते हैं कि इसे सुगंध लगे कि वो ये देसी है या डालडा है, वो सब उनको पता नहीं चलता कईयों को। इसमें क्या, घी को आप यहाँ पे रगड़िए हाथों के ऊपर से, कुछ लोगों को देखा इसे रगड़ के भी सूंघते, तो सूंघने तो बढ़ा रहे, कुछ नहीं होता, उनको पता नहीं चलता। एक्चुअल में क्या, जब आप रगड़ेंगे तो बारीक बारीक दाने दाने से आएंगे, यहाँ पे ऊपर बारीक बारीक दाने आते हैं। दाने किसके होंगे? Ni के होंगे, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की समाप्ति पर वैसा का वैसा ही रह जाता है। वो अभिक्रिया की समाप्ति पर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अभिक्रिया की समाप्ति पर वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देते हैं तथा अभिक्रिया के समाप्ति पर खुद वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं, उन पदार्थों को अपन बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है ना। इसका मतलब जैसे अपन ने उदाहरण लिया राकेश सुरेश का, राकेश सुरेश का बिगड़ गया परंतु अमन का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अमन क्या था? वहां पे उत्प्रेरक था। तो उत्प्रेरक क्या होगा? अभिक्रिया के लास्ट में वैसे का वैसा आपको क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। तो अवस्थाओं के आधार पर इस प्रकार से अपन उत्प्रेरकों को दो भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद में अगला आता है क्रिया के आधार पर। उत्प्रेरकों को क्रिया के आधार पर, जो क्रियाएं होती है उनके आधार पर चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से? एक होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, एक होता है क्रिया के वेग को कम करता है, एक होता है अभिक्रिया में खुद उत्प्रेरक का काम करता है बनने वाला पदार्थ, और जीवों के अंदर भी रासायनिक क्रियाएं होती है। इसका मतलब जीवों में भी क्या होंगे? उत्प्रेरक अलग होंगे। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों को चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से? धनात्मक, धनात्मक का मतलब बढ़ाने वाले वेग को धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा है ऋणात्मक, अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले। एक है सौतक, तो एक हो गया आपके धनात्मक, धनात्मक एक हो गया ऋणात्मक, ऋणात्मक एक हो गया स्व उत्प्रेरक, सब उत्प्रेरक या सौतक कह सकते हो, और एक हो गया जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। तो उसका क्रिया के आधार पर, क्रिया करने के आधार पर उत्प्रेरकों को चार भागों में बांटा गया है। धनात्मक, ऋणात्मक, सौतक और जैव। सौतक या सौ का जगह पर सौतक शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। सौतक का मतलब अभिक्रिया में अपने आप बनने वाला, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उत्प्रेरक के रूप में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एक नंबर धनात्मक उत्प्रेरक क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर चार हो गए। पहला लेते हैं अपन धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अर्थात वेग क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। उन पदार्थों को धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो उत्प्रेरक आपने डाला वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट किस अवस्था में, जो भी अवस्था है उससे मतलब नहीं अपन को यहाँ पे, इसकी क्रिया पर इसको जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है KCl प्लस O2 में। तो अभिक्रिया धीमी होती है, अभिक्रिया उतनी तेज नहीं होती जितनी अपन चाह रहे हैं, जिस स्पीड से अपन चाह रहे हैं। तो अभिक्रिया का तापमान लगभग 540 केल्विन कर देते हैं, और इसके अंदर अपन क्या डालते हैं? MnO2 डाल देते हैं, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का पाउडर डाल देंगे। जैसे ये पाउडर डालेंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और हमें इच्छित मात्रा में O2 आसानी से क्या होगी? प्राप्त होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग पहले से काफी तेज हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग इसने क्या किया? यहाँ पे बढ़ा दिया। तो बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जाने जाएंगे। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो? KClO3 प्लस MnO2 तीर का चिन्ह 540 केल्विन ताप के ऊपर, जो क्या 2KCl प्लस 3O2, जो भी समीकरण संतुलित कर सकते हैं बाद में। तो अब देखिए जब अभिक्रिया होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? आपको MnO2 वापिस प्राप्त होगा, क्योंकि अभिक्रिया की समाप्ति पर
ये पदार्थ ऐसे कैसे में क्या होंगे, प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, यानी इस प्रकार के पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार डिकल विधि द्वारा, डिकल विधि से अपन जब क्लोरीन का निर्माण करते हैं, डिकल विधि, डिकल वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये विधि दी थी। डिकल विधि द्वारा जब आप Cl2 का उत्पादन करते हो तो उस समय अपन क्या करते हैं, उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो अभिक्रिया क्या करवाएंगे, फॉर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी क्रिया अपन किससे करवाते हैं, O2 से करवाते हैं। और अभिक्रिया में CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। अभिक्रिया होगी तो यह बनेगा Cl2 + H2O। तो यहाँ पे देखिए जो Cl2 गैस है वो पर्याप्त मात्रा में आपको क्या होगी, प्राप्त होती रहेगी। स्पीडली ये आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आपने क्या किया, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया, जो विक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसी प्रकार अपन जब ओस्टवाल्ड विधि से जो है नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करते हैं, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 का जब अपन निर्माण करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, अभिक्रिया के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, उत्प्रेरक काम में लेते हैं। और वो काम में आता है पीटी। पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। कौन सा उत्प्रेरक काम आएगा, पीटी काम में आएगा। तो NH3 अमोनिया, अमोनिया की क्रिया किससे करवाई जा रही है, O2 से करवाई जा रही है। और उत्प्रेरक के रूप में अपन ने क्या काम में लिया, पीटी काम में लिया। तो अभिक्रिया में क्या होगा, NO प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा। यानी शुरुआती स्टेट में अपन को ये चीज प्राप्त होगी। तो ये जो समीकरण बना है यहाँ पे, उसमें क्या कर रहा है, ये पीटी जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। अब जो NO बना है यहाँ पे, ये NO फिर O2 से क्रिया करेगा, है ना। NO किससे क्रिया करेगा, O2 से। और किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे NO2 का निर्माण हो जाएगा। फिर जो NO2 है वो जल से क्रिया करेगा, NO2 + H2O, और क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। तो ये तो पूरा समीकरण हो गया। अपन को मेन यह देखना ये इतना ही, अर्थात अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं ओस्टवाल्ड विधि में। प्लेटिनम यहाँ पे उत्प्रेरक डाला गया जो अभिक्रिया का वेग स्पीडली कर देगा, और NO क्या होगा, फटाफट प्राप्त होता रहेगा। और ये जो NO है वो O2 से क्रिया करता रहेगा, और बाद में क्या होगा, लास्ट में आपको HNO3 क्या होगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया हुई, इन अभिक्रियाओं में जो पदार्थ आपने डाले अभिक्रिया में, वो सब क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। क्योंकि ये सभी के सभी पदार्थ, जैसे MnO2 है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, CuCl2 है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, Pt है अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ाता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो N2 + H2, इसमें आपने Fe डाला तो Fe भी क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो Fe भी यहाँ पे क्या, AJ उत्प्रेरक है, कौन सा, धनात्मक का काम कर रहा है, क्योंकि ये भी अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। आज के लिए अपन इतना लेंगे, बाकी लेंगे अपन कल। ओके।